एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था। इसलिए आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बीच में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और ये प्रोसेस क्या है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेने का। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम जो भोजन डेली करते हैं वो भोजन किस तरह से हमारे शरीर में पचता है और किस तरह वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो वहाँ पे हमको सबसे पहली चीज बात ये आती है कि हम लोग भोजन किस तरह से इंटेक करते हैं। ठीक है ना, तो भोजन को इंटेक करने का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एन एंटायर सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स में जो फूड को इंटेक करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जिसमें हम लोग अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और ये जो फूड होता है ये पूरा एक पूरे सिस्टम से होकर के गुजरता है और उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं पहले से कि इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, अगर हम इसकी इंग्लिश देखें तो इसकी इंग्लिश होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फूड हमारा जिसको हम लोग जो फूड हम लोग लेते हैं वो जिस पूरे तंत्र से होकर गुजर रहा है, जिस सिस्टम से होकर गुजरेगा, उस सभी सिस्टम को क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए एक चीज देखते हैं इसमें कि अब बात ये आती है कि डाइजेस्टिव के आगे सिस्टम क्यों लगाया गया। ठीक है ना, डाइजेशन भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डाइजेशन ही करना है ना, पाचन ही तो होगा, तो उसके आगे तंत्र क्यों लगाया गया, क्योंकि सिस्टम लगाने के पीछे कारण ये है कि जब बात करते हैं हम लोग पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पे हम उसमें यूज होने वाले हर एक ऑर्गन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम हम तभी कहेंगे जब उनमें से किसी भी एक ऑर्गन को हटा देने से, रिप्लेस कर देने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाए, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जब हम लोग डाइजेशन में मान लीजिए हमने लीवर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, लीवर को हमने साइड कर दिया, लीवर का यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब फूड स्टमक से होकर निकलेगा तो वहाँ पे जो काम था, लीवर से जो बाइल जूस निकल रहा था, उसके बिना हमारे डाइजेशन में काफी गड़बड़ होता है। ठीक है ना, तो मतलब कि यहाँ कहने का बात यह है कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम डाइजेशन में से किसी भी एक ऑर्गन को रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे वो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम लोग डाइजेशन के आगे सिस्टम का यूज करते हैं और पूरा मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है ना, आइए अब जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का प्रोसेस है। ठीक है ना, देखिए कहा जा रहा है कि इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस in which complex and large component of food are broken down into their respective simpler and smaller forms with the help of various hydrolytic enzymes। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है ना, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट होता है फूड का, यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो एक जटिल भोजन होता है, उसी तरह से उसके सेम स्टेट में हमारी बॉडी उसका यूज नहीं कर सकती है, इसलिए उस फूड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, कह रहा है कि जो भोजन, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपाउंड ऑफ फूड को लेते हैं और यहाँ पे ये जो लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में। किसकी मदद से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग हमने भोजन लिया, वो हमने इसको चबाया, फिर वो अंदर चला गया और स्टमक से जाते हुए लीवर का यूज करते वो
डाइजेशन हो गया, ठीक है ना। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है एंजाइम्स का होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो पूरे एक एक ऑर्गन को पूरे आराम से पढ़ेंगे, और उसमें कहाँ से किस ऑर्गन से कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, इसको भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम इतना देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस अंग का यूज होता है वो है हमारा माउथ, यानी कि माउथ एंड बगल कैविटी का यूज होता है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग फूड को इंटेक करते हैं तो सबसे पहले माउथ में ही लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले माउथ, फिर टंग, टीथ, फ्राइनेक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। यानी कि ये टोटल ऑर्गन्स जो हैं यही किस में यूज होने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे माउथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो माउथ में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसको याद रखेंगे। फिर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जो हमारा ऑसोफेगस है उसमें एक क्रिया होती है, वो कौन सी क्रिया है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट होता है ऑर्गन्स का, वो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से लेकर एनस तक सबसे लंबा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर, और ये माउथ से लेकर एनस तक होता है। यानी कि जहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ तक ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फैला हुआ होता है, ठीक है ना। यानी कि इससे एक चीज हमको ये समझ में आ रही है कि जो माउथ है वो भी एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, स्टमक भी, ऑसोफेगस भी, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि किस ऑर्गन की क्या फंक्शंस है उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। माउथ, सबसे पहले माउथ जब हम लोग भोजन लेंगे तो वो कहाँ से लेंगे, भोजन हम इंटेक करते हैं माउथ के द्वारा, ठीक है। यानी कि माउथ से हम लोग भोजन को इंटेक करेंगे, और ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, अब इसको दो भाग में होता है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला तो हमारा टंग होता है और दूसरा टीथ होता है। ओके, देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टंग के बारे में। टंग क्या करता है, टंग यानी कि जीभ, जिसे हम लोग जिह्वा भी कहते हैं। तो जीभ ये हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें खाने का स्वाद का पता चलता है। ओके, यहाँ देखिए, इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स और मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो अगर मुंह में, अगर हमारे माउथ में यानी कि मुख में अगर जीभ ना हो, अगर टंग रिप्लेस कर दिया जाए तो जो हमारा फूड है वो अच्छे से हम लोग चबा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जीभ है इसका मेन रोल होता है भोजन को तोड़ने में, ठीक है। कैसे कि जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो ये जो सलाइवा जो ग्लैंड्स निकलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा जो ग्लैंड निकलता है उसको खाने के साथ मिक्स करती है, और साथ ही खाने को लगातार पलटती रहती है, जिससे हम लोग अपने मुख में मौजूद हर एक फूड के पार्टिकल को इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो ये काम होता है हमारे टंग का। अब अगला टीथ में क्या हो रहा है कि ग्राइंडिंग, यानी कि जो भोजन है उसको पीसने का काम कर रहा है। कटिंग यानी कि हम लोग जब भोजन लेते हैं तो पहले काटते हैं, यानी कि भोजन को कट करके लेते हैं। फिर च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने में मदद करता है। अगला हमारा फ्राइनेक्स। इसमें क्या होता है कि इट कम्युनिकेट्स विथ बोथ ऑसोफेगस एंड ट्रैकिया। इसकी हिंदी अगर हम देखें तो इसका हिंदी होता है ग्रसनी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये ऑसोफेगस और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जिसको कहते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, फ्राइनेक्स, ठीक है ना। अगला देखिए ऑसोफेगस थिन एंड लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स इनटू स्टमक, ठीक है। यानी कि ये जो ऑसोफेगस है इसी के द्वारा हमारा जो फूड है वो स्टमक तक जाएगा, और ये कह रहा है कि ये एक पतला और लंबा ट्यूब होता है जो स्टमक तक जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला हमारा स्टमक क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। हम लोग जो फूड लेते हैं तो वो कहाँ जाता है, स्टमक में ही जाता है।
तो ये फूड को स्टोर करता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ फूड भी कहते हैं। सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रिलीज करता है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रिलीज करती हैं। और साथ ही कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि और साथ ही ये जो खाने में डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करने में भी मदद करती है। अब अमाशय के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टमक को हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में पेट कहते हैं, बट अगर इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलें तो इसकी हिंदी होती है साइंस के लैंग्वेज में अमाशय, ठीक है ना। स्टमक को हम लोग बोलते हैं अमाशय। तो अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये भोजन को पचाने के साथ साथ भोजन को एक मोशन में मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो ये डाइजेस्टिव जूस है वो उसमें मिक्स होता है। ओके, अगर ना मूव करती, सिर्फ एक जगह होती तो खाना जाके आराम से बैठ जाता है ना। तो उसके लिए इसीलिए ये जो हमेशा मूव करती रहती है और जो हमारा जो फूड है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाता है। ओके, अगला देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, यानी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे लंबा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल का, जो 8 से 10 मीटर लंबा है, ठीक है ना। अगर इसकी एवरेज लंबाई देखिए फीट में तो ये 32 फीट का होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत वो करती है कि हम लोग कहते हैं जब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जब ये लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का जो कि 8 से 10 मीटर लंबा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे लंबा पार्ट हो गया, ये इसलिए क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले लंबी होती है ना, उससे लंबी होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें देखिए कह रहा है कि वाइडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले, ठीक है, इसलिए इनको स्मॉल और लार्ज कहा गया है। ओके, आगे देखिए, इट लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फूड हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फूड हैबिट कैसा है, वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है या ऑमनिवोरस है, उसके हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो तय होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कार्निवोरस होते हैं और जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। और जो हम लोग होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे सेल्यूलोज को पचाते हैं जो बहुत ही हम लोग सेल्यूलोज को खाते ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल शाकाहारी में ले लीजिए कि जैसे गाय भैंस, तो ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग जड़ें खाते हैं, पौधों को खाते हैं, तो जो पौधों के सेल होते हैं वो सेल्यूलोज से मिलकर बनते हैं। और हम लोग क्या खाते हैं, पौधों से मिली हुई फल को, उसके अनाज को खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, ठीक है ना। इसकी वजह से तो ये एग्जाम्पल था किसके लिए कि इसका जो लेंथ डिपेंड कर रहा है वो उनके फूड हैबिट पे कर रहा है। ओके, अगले देखिए, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि इसका जो डायमीटर होता है वो वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। और ये जो इसमें अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो अपेंडिक्स है ये किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका क्या काम होता है इसको पढ़ेंगे आगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अगला देखिए रेक्टम में क्या है कि लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू फैकल मैटर टेम्पोरली, ठीक है ना। ये रेक्टम को बोल रहा है कि ये लास्ट है और चौड़ा एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फैकल मैटर को टेम्पोरली क्या करता है, सर्व करता है, ठीक है ना। इसको भी देखेंगे डायग्राम में अच्छे से बिल्कुल। एनएस को देखिए क्या कहा जा रहा है कि एनएस एक एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो एनएस होता है वो एंड पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, ये जो एलिमेंट्री कैनल है माउथ से लेकर एनस तक है, यानी कि देखिए जहां से हम लोग फूड को इंटेक किए और जहां से हम लोग फूड को बाहर निकालेंगे यानी फूड को निष्कासित करेंगे वहां तक ये फैला हुआ है कौन, एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो ये एनएस जो है वो एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनल का और ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने में मदद करता है। ओके, तो ये रहे हमारे सारे
ऑर्गन्स। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं कि कहाँ से किस ऑर्गन के थ्रू कौन से ग्लैंड्स को, कौन से एंजाइम्स को रिलीज किया जा रहा है, इसको आराम से पढ़ते हैं। फिर जो इसका डायग्राम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, उस टाइम पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किस ऑर्गन से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है और किस तरह से वो फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या विटामिन, प्रोटीन्स का किस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे माउथ, यानी कि जो भोजन का पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी मुख से ही हमारा जो डाइजेशन की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जब भोजन हमारे मुख में आता है तो उसमें भले ही हमें ना दिखाई दे, लेकिन उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया भी आ जाती हैं खाने के साथ। तो इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है ये भी देखेंगे इसमें। तो चलिए पहले देखते हैं माउथ में जब भोजन आता है तो उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना, तीन जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं वो डायग्राम में हम लोग देखेंगे। तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रतिदिन यानी कि पर डे 1.5 लीटर सलाइवा को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो डेली यानी कि एवरी डे 1.5 लीटर लार को यानी कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, रिलीज करती हैं। अब इसमें देखिए जो ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं इसमें 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला म्यूकस, दूसरा लाइसोजाइम और तीसरा टाइलिन। ठीक है ना, अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि टाइलिन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट्स को मुख से ही तोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइलिन क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। ओके, अब देखिए एमाइलेज और टाइलिन चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। अब ये जो एमाइलेज है और टाइलिन है ये दोनों एक ही को कहा जा रहा है कि इनमें से एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, जिससे जो भोजन है वो मधुर यानी कि मीठा हो जाता है। ओके, अब देखिए अगला जो है वो लाइसोजाइम। कह रहे हैं कि लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया इनसाइड द फूड, यानी कि खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाती है, वो तो आती ही है बैक्टीरिया, तो जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाती है उन्हें कौन मार देता है, लाइसोजाइम मार देता है मुंह में। ठीक है ना, तो ये हमारा फंक्शन था माउथ में कि माउथ में कौन कौन से ग्लैंड्स निकले, एंजाइम्स निकले। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स थे, म्यूकस, लाइसोजाइम और टाइलिन। ठीक है ना, एक हमारा एमाइलेज भी। ओके, आगे देखिए इसके बाद भोजन हमारा कहाँ आएगा, ओसोफेगस में। ओके, यानी कि फूड पाइप में आएगा भोजन हमारा। तो हमने मुख में इतनी सारी चीजें हो गई, अब वो ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। तो ओसोफेगस में एक तरह की क्रिया होती है, इसे हम लोग पेरिस्टालाइसिस बोलते हैं, क्रमानुकुंचन उसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, उसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है हमारा इस तरह से ये एक गति करता है, यानी कि ये लगातार ऐसे पिचकता और फूलता रहता है ना, पिचकता है फिर फूलता है, पिचकता है और फिर फूलता है। ठीक है ना, तो कभी आप यहाँ हाथ रख के देखोगे तो ये हमेशा से थोड़ा सा ऐसे जैसे हार्ट के पास रखने पे धक धक की आवाज आती है ना, तो वैसे जब यहाँ पे छूओगे ना तो ऐसा लगे जैसे कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो वो किस वजह से हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप है वो लगातार पिचकता है और फूलता है, पिचकता है और फूलता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरिस्टालाइसिस यानी कि क्रमानुकुंचन। अब इस गति के होने के पीछे एक मेन रीजन है, वो ये कि अगर हमारा ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीधा है ना, फूड पाइप हमारा बिल्कुल सीधा है। तो अगर हमने भोजन लिया और इसमें कोई गति नहीं हुई तो हमारा भोजन यहाँ फंस सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये आहार है वो यहाँ गले में अटक भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए गति भी होती है और साथ ही इसके दीवारों पे म्यूकस टाइप के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस खाने को फिसलाते हुए स्टमक तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो क्रिया हो रही है वो ओवरऑल इसलिए हो रही है ताकि हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में फंसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज होती हैं, यानी कि जो स्टमक का हमारा स्टमक शेप किस तरीके का होता है, इस तरीके का। ठीक है ना,
तरीके का होता है हमारा स्टमक, ठीक है। तो ये था हमारा फूड पाइप, यहाँ से फूड आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। अब इस स्टमक के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं जब स्टमक पढ़ेंगे आराम से तो उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप इतना समझिए कि जैसे ही फूड इसमें आएगा तो इसकी ये जो दीवारें हैं ना, ये भी एक मस्कुलर ट्यूब्स हैं, और जिस तरह से ये गति कर रहा था वैसे ही गति ये भी करता है, जिससे इसमें जो मौजूद जो एंजाइम्स वगैरह वो खाने में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही भोजन इस अमाशय में आएगा तो यहाँ की इसकी जो दीवारें हैं ना, इनमें जठर गांठ कहते हैं, जिसको गैस्ट्रिक पॉइंट्स कहते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं अमाशय की दीवारों में। अब उन गांठों से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का रिलीज होता है, ठीक है ना। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज होते हैं स्टमक के गैस्ट्रिक पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो ग्लैंड्स रिलीज हो रहे हैं उसमें हमारे 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, देखिए 3 टाइप के एंजाइम्स, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ओके, तो देखिए पहला जो होता है हमारा वो है पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन पहला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एसिड का क्या काम है, देखिए जो भोजन हमने किया था उसके जो बैक्टीरिया थे, कुछ बैक्टीरिया को तो लाइसोजाइम ने पहले ही मुंह में मार दिया था, और उसके बाद भी जो होते हैं ना थोड़े से स्ट्रांग वाले बैक्टीरिया जो इससे बच जाते हैं, उनको खत्म करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। साथ ही ये भी काम करता है कि ये जो भोजन है हमारा, जो भोजन, और एक चीज इस यहाँ पे हमने छोड़ दिया, जैसे कि जो भोजन हम लोग माउथ में लेते हैं, माउथ में भोजन को पीसने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो जाने के बाद उस भोजन को पोलस कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी भोजन माउथ से होके आएगा तो वो पोलस कहलाता है, ठीक। तो ये जो पोलस आया हुआ है हमारे स्टमक में, इसमें अब कौन मिक्स होंगे, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। तो ये जो पेप्सिन और रेनिन है, इनको अपने इस एंजाइम्स को कार्य करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। यानी कि ये बेसिक मीडियम में कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। और ये जो HCl होता है ये बैक्टीरिया को तो मारता ही है और साथ ही खाने को एसिडिक बनाता है, एसिडिक मीडियम देता है, जिससे जो पेप्सिन और रेनिन है ये अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो हमारे भोजन में प्रोटीन्स होते हैं उनको पेप्टोड में तोड़ देता है, ठीक। यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टोड में, और उसके बाद जो रेनिन होता है ये कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि ये दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। साथ ही में इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो मिल्क होता है इसके अंदर एक केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रेनिन है ये केसीन का ही पाचन करता है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि एक बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था थोड़ा सा घुमा के डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हम तो जानते हैं कि ये रेनिन जो है कि वो मिल्क को कर्ड में बदलता है, तो उसमें एक बार पूछा था कि रेनिन किसका पाचन करता है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे आपके ऑप्शन में ना ही मिल्क था ना ही कर्ड था। तो अब इससे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मिल्क है वो क्या कंटेंट करता है, उसमें केसीन पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में केसीन दिया गया था। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो रेनिन है वो केसीन का पाचन करता है, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान दिया कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में जो केवल दूध ही अपने डाइट के तौर पे लेते हैं, तो अगर कभी उन्हें वॉमिटिंग होती है तो वो वॉमिटिंग करते हैं तो दूध बाहर नहीं आता, दही आता है। वो किस वजह से, क्योंकि ये जो रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो दूध को दही में चेंज कर देता है। और इसी के साथ जब हम लोग की एज अधिक हो जाती है तो जो घर में बड़े लोग होते हैं, सीनियर लोग, यानी कि जिनकी एज थोड़ी अधिक हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनको डॉक्टर ऐसे एडवाइस देते हैं कि दूध ना खा करके आप दही लीजिए अपनी डाइट में। तो वो दूध की जगह डाइट लेने के लिए अपने डाइट में दूध की जगह दही लेने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम जो ये रेनिन होता है वो निष्क्रिय हो जाता है हमारे पेट में, यानी कि इसका लगभग श्रावण बंद ही हो जाता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट कर्ड, जब हम लोग जो कर्ड खाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
ये तीन थी, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और इसके साथ एक और चीज़, ये जो भोजन है हमारा पेट में टोटल 4 घंटे रहते हैं, ठीक है ना। 4 घंटे तक इसमें भोजन को अच्छी तरीके से पचाया जाता है, जिसमें पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टॉड में, रेनिन मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को एसिडिक बना देता है और साथ ही भोजन में से बैक्टीरिया को भी मारता है। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर ये जो HCl है ना, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे नॉर्मल अगर एसिड को अपनी हथेली पे एक बूंद डालोगे तो वो छेद के निकल जाएगी, वो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर भी ये हमारे अमाशय में, तो फिर हमारा अमाशय किस तरीके से बचता है इससे, ठीक है ना। अगर इतना स्ट्रांग है तो जो हमारा स्टमक है वो भी तो मस्कुलर ही है, मसल से ही मिलके बना है, तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है खुद को। तो देखिए, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण होने वाला होता है, उससे पहले इसकी दीवारों पे म्यूकस टाइप के एक श्लेष्मा एंजाइम जिसको कहते हैं, वो फैल जाती है पूरे स्टमक के दीवारों से, जो कि हाइड्रोक्लोरिक को अमाशय को नुकसान पहुंचाने से बचाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए अमाशय में कौन सी एंजाइम कार्य करती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भोजन माउथ में था यानी कि माउथ से निकला था तो वो पोलस में बदल गया था, ठीक। और जब ये स्टमक से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, काइम, ठीक। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता भी है कि जब भोजन मुख से निकलता है तो वो पोलस कहलाता है और जब स्टमक से निकलता है तो काइम कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज था इसमें। तो ये था हमारा, इसमें टोटल हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा किया, 3 ऑर्गन्स के ऊपर, जिसमें माउथ, ऑसोफेगस और स्टमक में क्या हो रहा है, माउथ में क्या हो रहा है, ऑसोफेगस में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया हमने। तो अगर हम बाकी के पॉइंट्स को भी इसमें कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनमें किस तरीके से क्या बदलाव हो रहा है उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना।